हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर, जो दोस्तों लो से रिगार्डिंग कंटेंट के लिए आपके समर्पित है। तो दोस्तों आज हम एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि जो फौजदारी पर्दस होते हैं, जो क्रिमिनल पर्दस होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको आप कैसे लगाते हैं, ठीक है, एपीपीस आप कैसे लगाते हैं और आपको कैसे लगाने हैं, इसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि PW1 क्या होता है, ओके, CW क्या होता है, DW क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और एग्जिबिट P1 और एग्जिबिट D1A क्या होता है और एग्जिबिट D1 क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्रदर्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, जो भी पेपर वगैरह होते हैं, जो भी पेज नंबर वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए देखिए जो पेज आता है उसका उस पेज को पहचानने के लिए, उसको क्रिमिनल भाषा में या फौजदारी भाषा में पहचानने के लिए उसको उसको दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो डॉक्यूमेंट है, जो कोई गवाह है, जो भाई मान लीजिए रामलाल है, ठीक है, रामलाल ने ये बात अपने बयानों में कही। तो जो रामलाल के जो बयान है, जो उसके फर्ज जब्ती है, जो उसने नक्शा मौका पे उसने साइन करे हैं, तो फिर वहाँ पे उसको ये नहीं बोला जाएगा कि रामलाल के साइन नक्शा मौका पर हैं। फिर वहाँ पर ये बोला जाएगा कि प्रदर्श एग्जिबिट VP1 पर रामलाल के साइन है A से B, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, उस बयान गवाह का नाम नहीं लिया जाकर उसको एग्जिबिट का नाम दिया जाता है, जिससे बयान करवाने में आसानी रहती है और न्यायाधीश महोदय के समझने में भी आसानी रहती है, जिससे वो नामों के बीच में कंफ्यूज ना हो, इसलिए वहाँ पर एग्जिबिट को डाला जाता है। एग्जिबिट P1 या फिर D1 वहाँ पे डिनोट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ गया, आप में समझ में आ गया कि प्रदर्शन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पेज का नाम है वो बार बार नहीं बोला जाए कि ये डॉक्यूमेंट फर्द जब्ती है या फर्द गिरफ्तारी है या फिर नक्शा मौका है या बयान गवाह है या फिर FIR है। तो उसको बार बार नहीं बोला जाने के वजह से उसको हटाने के लिए एग्जिबिट P1 या D1 या P2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में कि प्रदर्श क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रदर्श क्या होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रदर्श क्या है। देखिए दोस्तों, जो पत्रावली होती है, जो भी पुलिस वाले जो चालान पेश करते हैं दोस्तों, उसमें FIR आती है, फर्ज जब्ती आती है। अगर किसी मोटरसाइकिल को जब्त करा है या चोरी का जो सामान है उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है, तो उस सामान की फर्द जब्ती बनाई जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पर चोरी, जिस घर में चोरी हुई उस घर में जाकर, उस घटना स्थल पर जाकर पुलिस के द्वारा उस स्थल का, घटना का नक्शा मौका बनाया जाता है। तो ये जो भी कार्रवाई पुलिस अपने तफ्तीश में करती है दोस्तों, तो उसको चालान के साथ न्यायालय में पेश करती है, ठीक है। तो जो वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको पहचानने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स पर उनको पहचानने के लिए उनको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर उनका नाम बार बार नहीं लिया जाकर उनको प्रदर्श एग्जिबिट के द्वारा उनको बोला जाता है, उनको या उनको बयानों में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बात समझ में, और प्रदर्शन क्यों करते हैं दोस्तों। दूसरी बात आती है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित किया जाता है, तो न्यायालय पूरी पत्रावली में से जो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित किए जाते हैं केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर दोस्तों किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों जो भी बयान गवाहान होते हैं उनके जो बयान होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो एफआईआर करता होता है, जिसने एफआईआर करी होती है, उनको प्रदर्शित किया जाता है। जो भी पत्रावली में दस्तावेज लगे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन पर जिरह होती है, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित किया जाता है। और जो आर्टिकल्स दोस्तों, आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो भी सामान जिससे परिवादी पे अभियुक्त के द्वारा हमला किया जाता है, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, चाकू हो गया, तलवार हो गई, ठीक है, उनको पुलिस के द्वारा जब्त किया जाता है। तो उनको जब्त करने के बाद पुलिस के द्वारा उनको मार्का दिया जाता है, उन पे आर्टिकल लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रदर्शन कैसे करते हैं। अब दोस्तों जब भी आप जो एफआईआर की कॉपी देखते हैं, जो भी पुलिस के द्वारा पूरे केस के अंदर तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, उसमें जो एफआईआर कॉपी होती है दोस्तों, उसके पीछे अंत में देखेंगे तो आपको वहाँ पर गवाहों की सूची दिखेगी। ठीक है, उन गवाहों की सूची दिखेगी, उन गवाहों के अंदर उनमें नाम लिखा होगा, कौन सा गवाह चश्मदीद है, कौन सा गवाह नक्शे मौके का है, कौन सा गवाह एफआईआर करता है और कौन सा गवाह फर्ज जब्ती का। इसी तरह आपको गवाहों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो गवाह परिवादी की तरफ से होते हैं उनको बोलते हैं पीडब्ल्यू। तो जो ये गवाह जो होंगे वो PW1 कहलाएगा। जैसे मान ली सबसे पहले जो नक्शा मौका का जो गवाह है वो बयान देने के लिए आया, तो उसको APP साहब के द्वारा, जो सहायक अभियोजन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा उनके जो गवाह है नक्शा मौके का, उस नक्शा मौका को PW1 करार दिया जाएगा उस गवाह को। और जो डॉक्यूमेंट उसने प्रदर्शित कराया है उसको एग्जिबिट P1 कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, नीचे उस पर आ जाएगी डेट, जिस डेट को वो प्रदर्शित कराया गया है या जिस डेट को जो बयान कराया गया है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसी प्रकार जो एफआईआर करता आता है उसको बोलेंगे दोस्तों PW2। और मान लीजिए अंत में फर्ज जब्ती का बयान गवाह आया तो उसको बोलेंगे दोस्तों PW3। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ पे मैंने P1 और P2 और P3 करा है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो गवाहान की जो क्रम सूची द्वारा बनाई गई है तो आपको गवाहान को वैसे ही बुलाना है। इसमें ध्यान रखिए, जो गवाह सबसे पहले आ जाएगा उसी को PW1 माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए फर्ज जब्ती का गवाह अगर सबसे पहले आ गया तो फिर हम यहाँ पर दोस्तों जो फर्ज जब्ती का जो गवाह है उसको हम बोल देंगे यहाँ पे PW1। ठीक है, फिर इसी तरह मान लीजिए अगर एफआईआर करता जो गवाह है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, और जो नक्शा मौका गवाह है जो सेकंड नंबर पे आता है, तो फिर हम इसको बोलेंगे PW2। और जो लास्ट में आता है गवाह उसको बोलेंगे PW3। तो इस तरह दोस्तों PW1 को गवाहान सूची के अनुसार क्रम अनुसार नहीं किया जाता, जबकि जैसे जैसे गवाहान आते हैं वैसे वैसे उनका PW1 PW2 लगाया जाता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, कहीं आप क्रम वाइज ही उसको PW1 को बुलाते रहें और वो नहीं आए तो आप अपनी फाइल को रोक के बैठे रहें दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर PW1 क्या होता है। तो दोस्तों PW की फुल फॉर्म होती है प्रोसिक्यूशन विटनेस। दोस्तों जो भी परिवादी होता है जो कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो वो है अपने गवाहों की सूची पुलिस वालों को देता है। ठीक है, पुलिस वालों के द्वारा जो भी छानबीन की जाती है, जो गवाह सबसे पहले परिवादी के पक्ष में बयान देते हैं उनको प्रोसिक्यूशन विटनेस बोला जाता है दोस्तों। उसको बोलते हैं PW1 PW2 PW3। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन की लिस्ट होती है, जो साक्ष्य की लिस्ट होती है दोस्तों, उसको PW बोला जाता है। लेकिन दोस्तों जो DW होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस विटनेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब सबसे पहले बयान गवाहान होंगे उसके बाद बयान मुलजिम होंगे, मुलजिम से बयान लिए जाएंगे। ठीक है, फिर मुलजिम से पूछा जाएगा दोस्तों कि क्या आप अपने जो पक्ष में कुछ विटनेस पेश करना चाहते हैं, तो फिर विटनेस
विटनेस के द्वारा जो अभियुक्त होता है उसके द्वारा बोला जाता है कि जी श्रीमान मेरे द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, बयान गवाह प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो डिफेंस के विटनेस होते हैं, जो डिफेंस के विटनेस होते हैं, उनकी जिरह करवाई जाती है, चीफ करवाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो अभियुक्त का जो वकील होता है वो तो करता है चीफ, और जो एपीपी साहब होते हैं उनके द्वारा की जाती है जिरह। तो जिस गवाह के संबंध में वो बयान किए जा रहे हैं उस गवाह को फिर बाद में वहाँ पर DW1 बोला जाता है, और एक से अधिक गवाह होते हैं तो फिर इसको DW2 से लेकर वो चलता रहता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको PW और DW समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पर आपने देखा होगा CW भी होता है। तो दोस्तों CW क्या होता है दोस्तों, CW मतलब होता है कोर्ट का विटनेस। ठीक है दोस्तों, कोर्ट का विटनेस होता है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं CW की। CW मतलब होता है दोस्तों कोर्ट का विटनेस। यह दोस्तों बहुत ही रेयर केस में होता है कि जहाँ पर आपको CW1 या CW2 देखने को मिलता हो। ये CW क्या होता है दोस्तों, जब न्यायालय को ये लगता है कि इस पत्रावली के अंदर इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए किसी अन्य गवाह को बुलाने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, तब कोर्ट के द्वारा विटनेस बुलाया जाता है। उस विटनेस को फिर CW बोला जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों आर्टिकल देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जो एपीपी सर हैं या फिर जो जिला के अधिवक्ता हैं वो आर्टिकल लगाते हैं, मार्कर लगाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी पर मारपीट की जाती है, चाकू या लठ से हमला किया जाता है, तो पुलिस के द्वारा उस हथियार को जब्त किया जाता है। जब जब्त किया जाता है उस हथियार को, तो उसको सील चिट कर दिया जाता है दोस्तों। फिर जब न्यायालय में उसको लेके आया जाता है जांचने के लिए, तलाशी लेने के लिए, तो फिर वहाँ पर उसके चीफ या जिरह कराते समय उस हथियार को आर्टिकल बोला जाता है। फिर वहाँ पे A1 आर्टिकल या फिर A2 आर्टिकल बोला जाता है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो प्रदर्शन है वो कौन कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है और ये है दोस्तों नक्शा मौका। अब नक्शा मौका पर दोस्तों यहाँ पर A के साइन है और यहाँ पर B के साइन है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी गवाह जब ए आएगा बयान देने के लिए, तो एपीपी साहब के द्वारा उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या नक्शा मौका पर आपके साइन है। तो फिर वो बोलेगा हाँ श्रीमान मेरे साइन है। अगर ये सबसे पहले आया है तो दोस्तों इसको एग्जिबिट P1 बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जिबिट P1 क्या, P1 तो हो गया दोस्तों यहाँ पर ए, ठीक है, जो गवाह हो गया। ठीक है, PW हो गया, PW हो गया ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे P1 तो हो गया जो गवाह का नाम है, और एग्जिबिट हो गया ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, एग्जिबिट P1। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों इसके जो साइन है वो साइन यहाँ पे लिखे जाएंगे कि A से लेकर B के साइन है। ठीक है, मतलब एग्जिबिट P1 A के द्वारा साइनित किया गया है, जिसमें A से B उसके हस्ताक्षर हैं। ठीक है, इस तरह से जिस भी व्यक्ति के जिस डॉक्यूमेंट पर साइन होंगे उसी को अधिकार है उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने का दोस्तों। अगर यहाँ पर C के साइन नहीं है तो C को कोई अधिकार नहीं होता इस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाने का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस डॉक्यूमेंट पर जिसके साइन है केवल उसी के द्वारा ही उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। जिसके साइन नहीं है उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं कराया जा सकता है। तो आप आराम से न्यायालय के अंदर एपीपी साहब का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ करवाने की कोशिश करें तो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसमें बताना चाहेंगे हम आपको CRPC 162 के बयान के द्वारा, जो पूर्व के द्वारा थे, उसमें परिवादी के जो बयान जो गवाह हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन ने अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं करवाया है तो अभियुक्त के द्वारा भी उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराया जा सकता है। तो जब अभियुक्त के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराया जाता है तो उसको वहाँ पर PW के स्थान की जगह एग्जिबिट P1 के स्थान पर वहाँ पर एग्जिबिट D1 या फिर एग्जिबिट D2 कहा जाता है। इसका विशेषकर ध्यान रखिए
देखिए जो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के द्वारा कराया जाएगा उसको तो P1 बोलेंगे, और जो डॉक्यूमेंट अभियुक्त के द्वारा डिफेंस के द्वारा कराया जाएगा प्रदर्शित उसको D1 या D2 बोला जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही प्रदर्शित कराया जा सकता है। फ़ोटोकॉपी को कभी प्रदर्शित नहीं कराया जा सकता। फ़ोटोकॉपी को प्रदर्शित कराने के लिए आपको अलग से न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा, जिसका हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराया जाता है तो वो हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई फ़ोटोकॉपी पे प्रदर्शित करवा रहा है तो आपको उसका हमेशा अपोज करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और माननीय न्यायालय को बताना चाहिए कि श्रीमान जी ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, ये फ़ोटोकॉपी है, तो इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो एक नए यंग लॉयर होते हैं या नए अधिवक्ता होते हैं, उनको शुरुआत में ये परेशानी आती है कि जो पत्रावली है उसमें जो एग्जिबिट हैं, जो प्रदर्शित हैं, वो कहाँ तक हुए हैं और जो बयान गवाह हैं वो कहाँ तक हुए हैं दोस्तों। तो इस परेशानी का हल हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा एग्जिबिट कराने से पहले जो गवाह आपके पास आया है उससे जो पहले वाला गवाह होता है उसके बारे में आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए आज जो विटनेस आया है वो विटनेस है दोस्तों वो विटनेस है PW7। ठीक है, और आज आया जो PW7 है और उससे पहले हुआ है PW6 दोस्तों। तो आपको PW7 के प्रदर्शन कराने से पहले आपको PW6 में पढ़ना है कि पिछली बार जो प्रदर्शन हुए हैं, जो एग्जिबिट हुए हैं, वो P9 था या फिर वो P10 था। ठीक है, तो ये चीज़ें उस PW जो विटनेस था PW6 उसमें लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जिबिट P10 था, तो जब आप PW7 की विटनेस कराएंगे तो जो प्रदर्श डलेगा दोस्तों वो वहाँ पर डलेगा PW से एग्जिबिट P11, क्योंकि 10 तो हो चुके हैं। तो अब जो PW7 के जो बयान है दोस्तों वो आ जाएंगे P11 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कभी बयान करवाएं या गवाह करवाएं या एग्जिबिट करें या आर्टिकल डालें दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पीछे जो बयान हुए हैं उन बयानों को एक बार पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है, जिसके बाद आपके पास मिस्टेक होने की संभावना नहीं। अधिकतर ये होता है कि जो भी एग्जिबिट हो चुका होता है उसी को बार बार रिपीट करा दिया जाता है, जिससे उस वकील की छवि खराब हो जाती है न्यायालय के अंदर। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब भी आप बयान गवाह करवाएं उससे पहले आपको पिछले वाले बयान गवाह जो पीछे हुए हैं उनको अध्ययन करना है, उनकी रीडिंग करनी है, उसके बाद ही उस पर प्रदर्श डलवाने हैं दोस्तों। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ टिप्स की जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों जो भी बयान गवाह आने वाले हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों जो भी आपकी पार्टी है, चाहे वह परिवादी की तरफ से हो या अभियुक्त की तरफ से हो, फिर आपको पूछना है उनसे कि मान लीजिए किसी पत्रावली के अंदर 2 गवाह शेष बच रहे हैं या फिर 5 गवाह शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो आप उन पाँचों का नाम लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए वो A है, B है, C है, D है, E F है, तो F तक है, तो आपको पार्टी को बुलाना है और पार्टी को बुलाने के बाद उससे पूछना है कि भैया जो अब जो विटनेस आने वाले हैं, जैसे वो A हो गया, ठीक है, वो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो ये लिस्ट बना लिया आपने। अब पार्टी से पूछना भाई तुम्हारे साइड में इनमें से कौन सा बंदा है। वो बोलेगा भाई B और C तो मेरी बात मान जाएंगे, मेरी साइड में है। तो आपको B और C को अपने चैम्बर में बुलाना है और उनको ये समझाना है कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें इन क्वेश्चंस का ये आंसर देना है। ठीक है, जो आप उनको अगर पहले से समझा देंगे तो फिर जो आपके अभियुक्त को छुड़वाने में आसानी रहेगी दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी बयान गवाह शेष रह रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर उस अभियुक्त या परिवादी से पूछें कि यह तुम्हारे मानने वाले हैं या नहीं। अगर मानने वाले हैं तो उनको अपने ऑफिस में ज़रूर बुलाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें
और जो भी क्वेश्चन आप उनको जिरह के दरमियान पूछेंगे उनको पहले ही उनका आंसर बता दें दोस्तों, जिससे क्या होगा आपका जो परिवादी है या जो अभियुक्त है उसको फैसला होने में आसानी रहेगी दोस्तों। अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। पार्टी से प्रश्न पूछें। दोस्तों जब भी आप बयान गवाह करवाने वाले होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो परिवादी है या जो आपका अभियुक्त है उसको अपने साथ बयानों में लेके जाना है, उसको अपने साथ खड़ा रखना है या फिर उसको चैम्बर में बुलाना है, उससे बोलना है कि भाई तुम अपने जो गवाह है उससे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को पूछने चाहिए तुम मेरे को बता दो। जो भी वो गवाह है, जो परिवादी है, वो अपने जो क्वेश्चंस जो आपको बता देगा तो आपको उनको एक कागज़ में नोट कर लेना है और उनके क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपकी जिरह समाप्त हो जाए, जब आप गवाह से बात जिरह कर रहे हैं, जिरह समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको अपने पास पार्टी को या अभियुक्त को बुलाना है और उससे बोलना है कि भैया और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप बताओ मैं इनसे पूछ लेता हूँ। दोस्तों ऐसा कोई कानून, ऐसे कोई विरोध नहीं है कि आप पार्टी से कोर्ट के जिले के दरमियान नहीं पूछ सकते, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई उसमें ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है दोस्तों। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो पार्टी होगा उसको लगेगा कि वकील साहब मेरा काम कर रहे हैं और मेरे पक्ष में ही लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे फुल सपोर्ट में है। जिससे क्या होगा, पार्टी आपके प्रति सेटिस्फिकेशन मिलेगा पार्टी को और पार्टी संतुष्ट रहेगी आपके काम से। अब अंत में सबसे लास्ट टिप दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आपकी जिरह ख़त्म हो जाए, बयान गवाह हो जाए, उसके बाद में पार्टी आपके चैम्बर में आएगी या आपके ऑफिस में आएगी। तो दोस्तों पार्टी को बोलना है कि भाई मेरी क्या फ़ीस है वो फ़ीस मेरे को पे कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जो भी बयान गवाह हुए हैं उसकी आपको नकल लेनी है। अब नकल लेने के लिए आपको पार्टी को बोलना है कि जो बयान गवाह हुए हैं उनकी मेरे को नकल लेनी है आगे केस तैयारी करने के लिए, तो उसका अलग से खर्चा लगेगा। तो उस खर्चे की रकम भी आपको पार्टी के पास से लेनी है, जिससे आपको आगे होने वाले बयान गवाहों में आपको काफ़ी मदद मिले। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी पार्टी से फ़ीस लेने में हिचकिचाना नहीं है। जो भी बयान गवाह हुए हैं उनकी हाथों हाथ तुरंत आपको नकल ले लेनी है और आगे आने वाले गवाहों से जो भी जिरह आपको करनी है वो आपको इन्हीं गवाहों के आधार पर ही आपको उनसे जिरह करनी पड़ेगी, जो आपके पक्ष में बहुत ही मददगार साबित होगी दोस्तों। तो ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।